जब मैं खुद के साथ खड़ा होता हूं तब कयामत के हर तूफान से बड़ा होता हूं। तो दोस्तों, अगर आपको खुद पर भरोसा है तो आप बड़ी से बड़ी मुसीबतों को यूं ही झेल जाओगे। आपने तो सुना ही होगा कि मुसीबतों में निखरती है शख्सियत यारों, जो चट्टानों से न उलझे वो झरना किस काम का। तो दोस्तों, प्यारे बच्चों, मैं हूं नीरज दुबे और मैं लेकर आया हूं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। लास्ट क्लास में हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ा था। आज मैं उसी टॉपिक को कंटिन्यू करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस अमेजिंग सेशन को। सो टुडेज गोल क्या पढ़ने वाले हैं आज? तो आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, उसके बाद देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, और साथ में हम देखेंगे होमोलॉगस सीरीज, और इन्हीं कॉन्सेप्ट पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, फर्स्ट टॉपिक देखते हैं, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। अब देखिए, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट है क्या? तो देखिए इसकी डेफिनेशन देखते हैं। दोज कंपाउंड्स which have molecular formula similar to alkane have 0 degree of unsaturation या 0 degree of double bond equivalent। एक्चुअली क्या है, अगर कोई मॉलिक्यूल ऐसा है जिसमें सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के कंपैरिजन में हाइड्रोजन कम है, तो हम कहेंगे कि इसमें कुछ ना कुछ डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है, उसमें कुछ ना कुछ डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट प्रेजेंट है। ठीक है, अब देखो, चाहे डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कहो या डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कहो, एक ही बात है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इफ कंपाउंड इज हैविंग डिफरेंस इन नंबर ऑफ हाइड्रोजन डेल्टा NH विद इट्स करेस्पॉन्डिंग एल्केन, तो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे? डिफरेंस इन नंबर ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाई 2। सीधी सी बात यह है कि आपको एक कंपाउंड दिया है, आपको उस कंपाउंड को एल्केन के साथ कंपेयर करना है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के साथ कंपेयर करना है। और अगर उस मॉलिक्यूल में सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के कंपैरिजन में n नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम मिले, तो जितने का डिफरेंस मिला है डिवाइड बाय 2 कर दीजिए, तो यह मिल जाएगा डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। अब यार, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट को ही डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन भी कहते हैं। तो चाहे आप डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कहो या डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कहो या इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डिफिशियंसी का हो, एल्केन के कंपैरिजन में जितने हाइड्रोजन कम है डिवाइड बाय 2 कर दो, तो वो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन हो जाएगा। अब देखिए, एल्केन क्या है? एल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2, राइट? जितने कार्बन होंगे उसके 2 टाइम्स +2 हाइड्रोजन होंगे। जैसे मान लो कोई कंपाउंड है जिसमें 4 कार्बन है, तो अगर वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी एल्केन हुआ, तो उसमें हाइड्रोजन कितने होंगे? 2 टाइम्स 4 का 2 टाइम्स 8 +2 10। ठीक है, अब मान लो अगर 4 कार्बन है लेकिन 10 हाइड्रोजन नहीं है, कम हाइड्रोजन है, तो जितने हाइड्रोजन कम है डिवाइड बाय 2 कर दो, तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आ जाएगा। चलिए इसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कंपाउंड है C4H8। अब यार, अगर 4 कार्बन था और अगर कंपाउंड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी एल्केन होता, तो हाइड्रोजन कितने होंगे जरा देखिए? 4 का 2 टाइम्स 8 +2, तो होने चाहिए थे 10, लेकिन इस कंपाउंड में हैं कितने? 8, तो 10 होने चाहिए थे, 8 है, यानी 2 का डिफरेंस है, तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन डिफरेंस डिवाइडेड बाय 2, तो इसका DOU 1 हो गया। ऐसे देखिए, C6H6 है। यार, अगर 6 कार्बन है, 6 कार्बन थे, तो हाइड्रोजन कितने होने चाहिए? एल्केन होता अगर तो आप कहेंगे सर 2 टाइम्स +2, तो 6 का 2 टाइम 12 +2 यानी 14 होने चाहिए थे, लेकिन यहां पे हैं कितने? 6 हैं। डिफरेंस कितने का आया? 8 का, डिवाइड बाय 2 कर दीजिए, DOU 4। यहां पे देखिए, अगर 3 कार्बन है, अगर 3 कार्बन है, तो हाइड्रोजन कितने होने चाहिए थे? एल्केन अगर होता तो 2 टाइम्स यानी 3 का 2 टाइम्स 6 +2 यानी C3H8 होना चाहिए था, लेकिन यहां पे एल्केन के कंपैरिजन में 4 हाइड्रोजन कम है, तो अगर 4 हाइड्रोजन कम है तो 4 डिवाइडेड बाई 2 मतलब इसका DOU आ गया 2।
यहां पे देखिए C6H12, C6 में H14 होना चाहिए, लेकिन यहां पे 12 है, 2 का डिफरेंस है 2/2 DAO1। यहां पे देखिए 60 कार्बन है, लेकिन हाइड्रोजन एक भी नहीं है। यार अगर 60 कार्बन थे तो हाइड्रोजन कितने होने चाहिए थे? 2 टाइम्स, यानी 120 प्लस 2, यानी होने चाहिए थे 122, लेकिन है कितने? 0। तो डिफरेंस कितने का आ गया? 122 का डिफरेंस आ गया। डिवाइड बाई 2 कर दीजिए तो ये DU आ गया 122 डिवाइड बाई 2, ये आ गया 61। इसी तरह अगर कोई भी कंपाउंड है जिसमें n नंबर ऑफ कार्बन है लेकिन हाइड्रोजन एक भी नहीं है, ठीक है, तो यहां पर आपको बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला लगा देना है, DOU हो जाएगा N+1। जैसे यहां पे 60 था तो DOU 61 हो गया। यहां पे C72 है, हाइड्रोजन एक भी नहीं है, DOU तो ये कितना हो जाएगा? 72 + 1, तो DU हो गया 73। नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। अब देखिए, अभी जो DOU हमने फाइंड किया है ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को देख के फाइंड किया है। अगर कोई ऐसा कंपाउंड है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं दिया है, केवल हमारे पास स्ट्रक्चर बना है, तो क्या हम स्ट्रक्चर देख करके भी DOU निकाल सकते हैं? यस। आपको ध्यान रखना है, किसी भी मॉलिक्यूल में अगर एक डबल बॉन्ड है तो हर एक डबल बॉन्ड के लिए, जितने भी डबल बॉन्ड होंगे, हर एक डबल बॉन्ड के लिए DOU1 काउंट करना है। अगर आपको ट्रिपल बॉन्ड मिले तो DOU2 काउंट करना है, और अगर रिंग मिले तो रिंग के लिए DOU1 काउंट करना है। डबल बॉन्ड के लिए 1, ट्रिपल बॉन्ड के लिए 2, और अगर आपको कहीं पर रिंग दिख जाए तो हर एक रिंग के लिए DOU1 काउंट करना है, ठीक है, क्योंकि डबल बॉन्ड में 2 हाइड्रोजन कम है, ट्रिपल बॉन्ड में 4 हाइड्रोजन कम है, और रिंग में 2 हाइड्रोजन कम है, ठीक है। तो अब कुछ इस मॉलिक्यूल लेते हैं, उनके स्ट्रक्चर को देख के DOU फाइंड करते हैं। जैसे अगर हमारे पास CH3COOH है, CH3CN है, बेंजोइक एसिड है, ठीक है, कुछ मॉलिक्यूल लेते हैं और इन मॉलिक्यूल्स में DOU फाइंड करके देखते हैं। जैसे ये मॉलिक्यूल दिए हैं और इन सभी का हमें DOU फाइंड करना है, तो देखिए कैसे करेंगे। इस मॉलिक्यूल में देखिए एक डबल बॉन्ड है, और जब मॉलिक्यूल में एक डबल बॉन्ड होगा तो उसका DOU डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 होगा। यहां पे CN में ट्रिपल बॉन्ड है, और अगर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो उसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन ट्रिपल बॉन्ड के लिए 2। यहां पर देखिए 3 तो डबल बॉन्ड है, 1 2 3 डबल बॉन्ड रिंग में, 1 डबल बॉन्ड रिंग से बाहर, तो 3 डबल बॉन्ड एक रिंग से बाहर, 4 डबल बॉन्ड हो गए, और एक बेंजीन रिंग भी है, तो 3 + 1 + 1, तो यहां पे जो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होगा, जो DOU होगा, वो 5 हो जाएगा। यहां पर देखिए डबल बॉन्ड कितने हैं, तो 1 2 3 डबल बॉन्ड हो गए, एक ट्रिपल बॉन्ड हो गया, तो 3 + 2 5, और एक रिंग भी है, तो इसका DOU, इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन हो जाएगा 6। 1 2 3 4 + 2 6। नेक्स्ट मॉलिक्यूल देखिए, यहां पे पहले डबल बॉन्ड देख लेते हैं, तो एक डबल बॉन्ड यहां मिला, एक डबल बॉन्ड यहां मिला, और CN में अगर हम देखें तो यहां पे तो ट्रिपल बॉन्ड है, और ट्रिपल बॉन्ड होता है CN में, इसका मतलब DOU 2, तो 2 3 4, और एक रिंग भी है,
तो इसका DOU हो गया 5। तो अगर हमारे पास कोई मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बना हुआ है तो हम उसके स्ट्रक्चर को देख करके भी DOU फाइंड कर सकते हैं। आपको ध्यान यह रखना है कि हर एक रिंग के लिए DOU 1, हर एक डबल बॉन्ड के लिए DOU 1 और हर एक ट्रिपल बॉन्ड के लिए DOU 2 काउंट करेंगे। नोट कीजिए ये स्ट्रक्चर्स, फिर आगे चलते हैं। अब देखिए, अगर हमारे पास मॉलिक्यूल का जनरल फार्मूला दिया है और जनरल फार्मूला जो दिया है, मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया है, मॉलिक्यूलर फार्मूला में हैलोजन या मोनोवैलेंट एटम प्रेजेंट है, ठीक है ना। इन केस ऑफ कंटेनिंग मोनोवैलेंट एटम कंसिडर्ड इट एज हाइड्रोजन। तो ध्यान रखना है, अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला में कोई भी मोनोवैलेंट एटम जुड़ा है, मोनोवैलेंट एटम क्या होगा, जिसकी वैलेंसी एक हो, मोनोवैलेंट, जैसे FCl Bri, ये इनकी वैलेंसी 1 है। तो आपको करना सिर्फ इतना है, अगर मोनोवैलेंट एटम प्रेजेंट है तो मोनोवैलेंट एटम को हाइड्रोजन की तरह मान लेना है, ठीक है। तो देखिए, जैसे अगर C3H6Cl6 है तो अगर Cl को हाइड्रोजन की तरह मान लिया जाए तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा C6H12 बन जाएगा। अगर हैलोजन को हाइड्रोजन की तरह मान ले तो ये C6H12 हो गया। अब यार 6 कार्बन था, हाइड्रोजन होने कितने चाहिए, 6 का 2 टाइम्स, 6 का 2 टाइम 12 प्लस 2, यानी होने चाहिए थे 14, है यहां पे 12, तो डिफरेंस कितना हो गया, डिफरेंस हो गया 2 का, 2/2 DOU 1। C3H6Cl2, क्लोरीन को हाइड्रोजन की तरह मान लिया तो ये बन गया C3H8। अब यार यहां पर देखो, 3 कार्बन के साथ 8 हाइड्रोजन है। अगर ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता तो भी 3 कार्बन के साथ मैक्सिमम 8 ही हाइड्रोजन लग सकते थे। तो यहां पर एक भी हाइड्रोजन का डिफरेंस है ही नहीं। तो जब हाइड्रोजन का डिफरेंस नहीं है तो डिफरेंस इन नंबर ऑफ हाइड्रोजन 0, तो इसका DOU भी 0। C4H4Cl2, अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं किसकी तरह, C4 और H6 की तरह। 2 क्लोरीन को 2 हाइड्रोजन मान लिया। अब C4 से होना चाहिए था H10, क्योंकि 2 टाइम्स प्लस 2, 4 का 2 टाइम्स 8 प्लस 2 10 होने चाहिए, लेकिन यहां पे है 6। डिफरेंस कितने का हो गया, 4/2, DOU हो गया 2 का। नेक्स्ट देखिए C6CH6, C6CH6, तो हमने देखा ही था कि C6 है, HB6 है, पहले भी कर चुके हैं। यहां पे होने चाहिए थे कितने, 14, हैं कितने, 6, तो डिफरेंस कितने का हो गया, 8/2, DOU 4। C2FClBri, C2FClBri, तो अब ये किसके जैसा हो गया, C2 1 2 3 4 C2H4 जैसा। जबकि C2 में हाइड्रोजन होने कितने चाहिए थे, 2 टाइम्स प्लस 2, तो 2 का 2 टाइम्स 4 प्लस 2 6 होने चाहिए, है 4। डिफरेंस कितने का आ गया, 2 का, 2/2, DOU 1। ठीक है, तो नोट कीजिए इसे, फिर आगे चलते हैं। अब देखिए, अगर बाईवैलेंट एटम प्रेजेंट है, बाईवैलेंट मतलब जिनकी वैलेंसी 2 है, जैसे ऑक्सीजन बाईवैलेंट है, 2 वैलेंसी है, तो ध्यान रखना अगर बाईवैलेंट एटम प्रेजेंट है तो इग्नोर कर देना है। बाईवैलेंट है, इग्नोर देम। ठीक है, तो देखो जैसे C3H6O है, अब यहां पे क्या करोगे आप, ऑक्सीजन को इग्नोर कर दो, ऐसा मान लो ऑक्सीजन है ही नहीं, तो ये बन गया C3H6। C3 में होने कितने चाहिए, 2 टाइम्स प्लस 2 8 होने चाहिए थे, हैं यहां पे 6, तो 8 होने चाहिए, 6 हैं, 2 का डिफरेंस है, 2/2 DOU 1। और देखिए C7H8O, इग्नोर कर दिया ऑक्सीजन को, C7 मिला। अब यार अगर C7 है
तो हाइड्रोजन कितने होने चाहिए? 2 टाइम्स, यानी 7 का 2 टाइम्स 14 प्लस 2 16 होने चाहिए थे, लेकिन यहां पर 8 है, तो 8 का डिफरेंस है, तो बस 8/2 DOU4। CO2, ऑक्सीजन को इग्नोर कर दिया, मान लिया ऑक्सीजन है ही नहीं, सिर्फ एक कार्बन है। अगर एक कार्बन है तो हाइड्रोजन कितने होने चाहिए? 2 टाइम्स प्लस 2, तो 1 का 2 टाइम्स 2 प्लस 2 4 होने चाहिए थे, लेकिन यहां पर 0 है, इसका मतलब DOU2, तो यहां पे 4/2 DOU2 हो गया। C3H7O2, यार ऑक्सीजन को इग्नोर कर दिया, तो C3H7, इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, C3H7O2Cl कर लेते हैं। अगर ये C3H7O2Cl है, तो अब क्या किया? ऑक्सीजन को इग्नोर किया, तो ये C3H7 मिला, Cl को हेलोजन जैसा मान लेंगे, तो ये हो गया C3H8, और अगर C3H8 है, मतलब इसमें एल्केन के कंपैरिजन में एक भी हाइड्रोजन कम नहीं है, तो इसका DOU कितना हो जाएगा? 0। अब देखो C6H4O2Cl2, अब यार यहां पे करना क्या है? पहली फुर्सत में ऑक्सीजन को इग्नोर करो, क्लोरीन को हाइड्रोजन जैसा मान लो, क्लोरीन को हाइड्रोजन जैसा मान लिया, तो ये मिल गया C6H6, और अगर C6H6 है तो C6H14 होना चाहिए, लेकिन यहां पे है 6 हाइड्रोजन, 14 कंपैरिजन में 8 का डिफरेंस है, 8/2 DOU4। C3O2, ऑक्सीजन को इग्नोर किया, C3 है, होना क्या चाहिए था? C3H8, है कितने? एक भी नहीं, तो डिफरेंस कितना हो गया? 8 का, 8/2 DOU4। यार बहुत सीधा सा फंडा है, आपको एल्केन जैसा बनाना है, फिर देखना है एल्केन के कंपैरिजन में कितने हाइड्रोजन कम है, जितने कम आए /2 कर दीजिए। हेलोजन को हाइड्रोजन जैसा मानना है और ऑक्सीजन को तो इग्नोर ही कर देना है, या कोई भी बाईवैलेंट एटम आएगा उसको इग्नोर कर देना है। नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, अगर ट्राईवेलेंट एटम प्रेजेंट है, ट्राईवेलेंट जिनकी वैलेंसी 3 होती है, जैसे नाइट्रोजन ट्राईवेलेंट है, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, तो अगर कोई भी ट्राईवेलेंट एटम है तो ट्राईवेलेंट एटम को इग्नोर करना है और उसके साथ एक हाइड्रोजन भी इग्नोर कर देना है। इग्नोर ट्राईवेलेंट एटम अलोंग विद 1 हाइड्रोजन एटम। तो अब देखो C3H9N है, नाइट्रोजन को इग्नोर किया और साथ में एक हाइड्रोजन को भी कम कर दिया, तो यह बन गया C3H8। अब यार अगर C3H8 है तो 3 कार्बन मैक्सिमम 8 हाइड्रोजन होने चाहिए थे, यहां पे हैं, इसका मतलब इसमें कुछ भी अनसैचुरेशन नहीं है, DOU 0 आ गया। C2H3N, नाइट्रोजन इग्नोर किया और उसके साथ एक हाइड्रोजन भी इग्नोर कर दिया, तो यह मिला C2H2। अब यार 2 कार्बन में हाइड्रोजन कितने होने चाहिए? 2 टाइम्स प्लस 2, 2 का 2 टाइम्स 4 प्लस 2 6 होने चाहिए थे, लेकिन यहां पर है 2, तो 6 माइनस 2 4 का डिफरेंस आया, 4/2 DOU2। यहां पर देखो नाइट्रोजन इग्नोर किया और उसके साथ एक हाइड्रोजन, तो यह बन गया C3H4, लेकिन 2 Cl भी हैं और Cl को हाइड्रोजन की तरह मानते हैं, तो C3H4 था, 2 जुड़ गए, C3H6 मिला। अब अगर ये एल्केन होता तो 3 कार्बन में 8 हाइड्रोजन होने चाहिए, यहां पर 6 ही हैं, तो 2 का डिफरेंस 2/2 DOU1। C6H7N, नाइट्रोजन इग्नोर, एक हाइड्रोजन भी इग्नोर, ये मिल गया C6H6। C6 में H14 होने चाहिए, यहां 6 हैं, 14 माइनस 6 8 का डिफरेंस है, 8/2 DOU4। यहां पे देखिए ऑक्सीजन को इग्नोर किया और नाइट्रोजन के साथ एक हाइड्रोजन भी इग्नोर कर दिया, ठीक है। अब अगर नाइट्रोजन के साथ एक हाइड्रोजन भी इग्नोर कर दिया तो इसका देखिए जरा क्या हो जाएगा।
ये इस वाले का C7H3NO, O को इग्नोर किया, नाइट्रोजन के साथ एक हाइड्रोजन भी इग्नोर कर दिया, तो ये मिला C7 और H कितने हो गए C7H2। C7 है तो हाइड्रोजन कितने होने चाहिए थे 2 टाइम्स 14 + 2 यानी 16 होने चाहिए। यहां पे है कितने केवल 2, 16 - 2 राइट। C7 था 16 होने चाहिए थे लेकिन यहां पे 2 हैं, तो डिफरेंस कितने का आया 16 - 2 14 / 2, तो इसका DOU आ गया 7 ये। और C7H8 अगर है, ये अलग एक और एग्जांपल है C7H8 है ना, ये एक नया एग्जांपल है C7H8। तो अगर C7 है तो हाइड्रोजन होने कितने चाहिए C7 में, C7 में होने चाहिए थे, C7 का 2 टाइम्स कर देते हैं तो 2 टाइम्स +2 C7H16 होने चाहिए। यहां पर 8 हैं, 8 का डिफरेंस है 8/2 DOU 4। ठीक है, तो ये एग्जांपल नोट कर लीजिए। यहां पे ये 2 एग्जांपल है ना, 1 2 3 4 5 और ये 6th है। नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। अब देखिए कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, जो हमने थ्योरी पढ़ी है इसी पर बेस्ड क्वेश्चंस करके देखते हैं। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच विद डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। तो यहां पर देखो CONH2 है, CONH2 में इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा कैसा बनेगा, यहां पे एक तो बेंजीन है, बेंजीन में आपको पता है ट्रिपल बॉन्ड होते हैं 3, ये CONH2। तो अब एक तो कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, बेंजीन रिंग में 3 और एक बेंजीन रिंग के कारण, तो 3 4 और 5, तो इसका DO 5 आया, तो ये तो करेक्टली मैच नहीं था। यहां पे देखिए C ट्रिपल बॉन्ड CH, इसके कारण 2 COCH3 का स्ट्रक्चर, ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये कुछ ऐसा है, C ट्रिपल बॉन्ड CH, यहां पे COCH3, 3 यहां पे, तो 4 तो हो गए यहां पे, किसके कारण बेंजीन रिंग के कारण, क्योंकि 3 डबल बॉन्ड और एक रिंग, तो 4 + 1 5 और यहां पे 2, तो इसका हो गया 7। तो यस ये करेक्टली मैच्ड है। यहां पे देखिए बेंजीन रिंग, ये रिंग 3 डबल बॉन्ड और एक रिंग, इसके कारण 4 COCl, यहां पे एक 5, ये CHO बनाया 6 और COOH। ठीक है, तो 4 यहां पे रिंग के कारण, 5 6 7, तो यहां पे 7 होने चाहिए थे जबकि 8 है, तो ये भी मैच नहीं है। यहां पर देखो ये बेंजीन रिंग हमने बना लिया, CH डबल बॉन्ड CH2, रिंग के कारण, बेंजीन रिंग के कारण 4 हो गए, 3 डबल बॉन्ड और एक रिंग, और यहां पे है C ट्रिपल बॉन्ड N, तो 4 + 5 और 2, यहां 7 हुए, तो करेक्टली मैच्ड केवल B वाला है। ठीक है, नोट कर लीजिए ये स्ट्रक्चर, फिर आगे चलते हैं। चलिए एक मॉलिक्यूल दिया है, इसमें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन फाइंड करना है। तो देखो यहां पे एक डबल बॉन्ड है, यहां पे दूसरा डबल बॉन्ड है यहां पे, तो इसके लिए 1, इसके लिए 1 2 हो गया। एक रिंग ये है 3, ये है 4, यहां पे है ट्रिपल बॉन्ड, तो 4 + 2 6, और ये वाला जो है, ये वाला यहां पर भी ये ट्रिपल बॉन्ड ही है, यहां पर भी इस तरह से ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है, तो इसके लिए कितना हो गया ट्रिपल बॉन्ड के लिए, इस ट्रिपल बॉन्ड के लिए भी 2, तो 2 4 5 6 7 और 8 है कोई ऑप्शन, यस करेक्ट आंसर बी। हर एक डबल बॉन्ड के लिए 1, डबल बॉन्ड कितने थे 2, हर एक रिंग के लिए 1, तो 2 4 हो गए, ट्रिपल बॉन्ड के लिए 2, तो 4 2 6, और इस ट्रिपल बॉन्ड के लिए 2, तो टोटल 8।
सो इट्स ऑल अबाउट डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। सिंपल, हमने क्या किया, एल्केन के कंपैरिजन में देखा है कि उसमें कितने हाइड्रोजन कम हैं। हर एक डबल बॉन्ड होने पर 2 हाइड्रोजन कम होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड होने पर 4 हाइड्रोजन कम होते हैं और रिंग होने पर 2 हाइड्रोजन कम होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेचर में मिलने वाले जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड थे उनको हमने क्लासिफाई किया है। क्लासिफिकेशन का फायदा यह है कि हम एक जैसे कंपाउंड की स्टडी एक साथ कर सकते हैं। तो देखिए, जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन है वो बेस्ड है स्केलेटन पर, कि मॉलिक्यूल का स्केलेटन कैसा है। तो यार जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनको हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया। एक वो जो ओपन चेन वाले हैं, और जो ओपन चेन वाले थे उनको हमने कहा ये एसाइक्लिक है। दूसरे जो क्लोज चेन वाले थे उनको हमने कहा साइक्लिक। ओपन चेन, कोई भी मॉलिक्यूल जिसके एंड्स आपस में कनेक्टेड ना हो उसको हम कहेंगे ओपन चेन, और कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल जिसके 2 किनारे, 2 एंड्स आपस में कनेक्टेड हो जाएं उसको हम कहेंगे साइक्लिक। तो मिलने जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको दुनिया में मिलेंगे, या तो उनमें ओपन चेन होगा या क्लोज चेन होगा। ओपन चेन वालों को एसाइक्लिक कहेंगे, और जो क्लोज चेन वाले होंगे जिनके एंड्स कनेक्टेड होंगे उनको साइक्लिक कहेंगे। अब देखिए, जो ओपन चेन वाले थे ये भी 2 टाइप के थे, एक सैचुरेटेड और एक अनसैचुरेटेड। अगर कोई ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें सारे के सारे कार्बन कार्बन, ध्यान सुनिएगा, कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें सारे के सारे कार्बन कार्बन बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है, उनको हम कहेंगे सैचुरेटेड कंपाउंड। और कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होगा। कार्बन कार्बन के बीच में कुछ भी हो सकता है, डबल बॉन्ड भी हो सकता है, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है तो उसको हम कहेंगे अनसैचुरेटेड कंपाउंड। यानी अगर मॉलिक्यूल में मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट है कार्बन कार्बन के बीच में तो उसको हम अनसैचुरेटेड कहते हैं। और अगर वो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो उस बॉन्ड को हम कहेंगे ओलिफिनिक बॉन्ड। और अगर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है तो उसको हम कहेंगे एसिटिलिनिक बॉन्ड। यानी मल्टीपल बॉन्ड 2 टाइप के हो सकते हैं। एक वो जो 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बना है उसको कहेंगे ओलिफिनिक बॉन्ड, और अगर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है तो उसको हम कहेंगे एसिटिलिनिक बॉन्ड। अब देखिए, जो क्लोज चेन कंपाउंड हैं ये भी 2 टाइप के हो सकते हैं। अगर रिंग में सारे एटम सेम हैं, अगर रिंग में सारे एटम सेम हैं तो उसको कहेंगे होमोसाइक्लिक। अगर रिंग में कार्बन के अलावा कोई भी एक एटम आ जाता है तो उसको हम कहेंगे हेट्रोसाइक्लिक। सारे एटम सेम है, होमोसाइक्लिक। कार्बन के अलावा कोई भी दूसरा एटम आ गया, हेट्रोसाइक्लिक। अब ये चाहे होमोसाइक्लिक हो या हेट्रोसाइक्लिक, ये अगेन 2 टाइप के हो सकते हैं। होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक अगेन 2 टाइप के हो सकते हैं, एक एलिसाइक्लिक और एक एरोमेटिक। ये हेट्रोसाइक्लिक भी 2 टाइप के हो सकते हैं, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। ठीक है, अब ये एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं? कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल जो ओपन चेन एनालॉग के कंपैरिजन में हाईली स्टेबल है। कुछ कंपाउंड ऐसे हैं जो बहुत स्टेबल होते हैं, उनको हम एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड क्या होता है ये मैं जब आपको 3rd चैप्टर पढ़ा रहा हूंगा, जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वहां पर हम डिफाइन करेंगे एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं, क्योंकि एरोमेटिक कंपाउंड्स डिफाइंड होते हैं बाय रूल्स। और एरोमेटिक कंपाउंड को डिफाइन करने के जो रूल हैं वो हम जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा उसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी बस आपको ध्यान रखना है कि 2 हो सकते हैं, एक एरोमेटिक एक एलिसाइक्लिक। एरोमेटिक क्या होते हैं वो बाद में अपन पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसको बना लीजिए चार्ट, फिर एक एक करके इनको एक्सप्लेन करता हूं मैं। देखिए, सबसे पहले ओपन चेन क्या होते हैं। तो हमने कहा कि कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसके एंड्स आपस में कनेक्टेड ना हो
उसको ओपन चेन कहेंगे। जैसे CH3 CH2 CH2 CH3 ये ओपन चेन मॉलिक्यूल है। जैसे CH3 C डबल बॉन्ड O OH ये ओपन चेन मॉलिक्यूल है। CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N इनमें कहीं पर भी एंड्स आपस में कनेक्टेड नहीं है, तो ये ओपन चेन मॉलिक्यूल है। अब कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल जिसके एंड्स आपस में कनेक्टेड होंगे उनको हम क्लोज चेन कहेंगे। ओपन चेन वालों को एसाइक्लिक कहते हैं और क्लोज चेन वालों को साइक्लिक कंपाउंड। जैसे ये देखिए साइक्लोहेक्सेन ये क्लोज चेन है। कहीं पर भी एंड्स कनेक्टेड हो जाएं, बेंजीन, साइक्लोप्रोपेन, कहीं पर भी कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल जो एक रिंग बना ले उन सभी को हम क्लोज कहते हैं। तो ये ओपन चेन, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड आप लोगे आइदर इट इज ओपन चेन और क्लोज चेन। ओपन चेन एसाइक्लिक, क्लोज चेन साइक्लिक। नोट कीजिए इसे। अब देखिए ओपन चेन भी दो टाइप के होते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत सारे लोग यहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं। सैचुरेटेड कंपाउंड वो हैं जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। कार्बन कार्बन के बीच में मल्टीपल बॉन्ड आया तो फिर वो सैचुरेटेड कंपाउंड नहीं है, फिर वो अनसैचुरेटेड होगा। अब देखिए विच हैव ओनली सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम्स। जैसे आप बताइएगा, अगर हमारे पास CH3 CH2 CH3 है, कैसा है? आप कहेंगे सर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, सैचुरेटेड। मैंने लिया दूसरा एग्जांपल CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड? बहुत सारे लोगों ने कहा कि सर इसमें तो डबल बॉन्ड है ना, तो ये तो अनसैचुरेटेड होना चाहिए। जरा ध्यान से देखिए डेफिनेशन को, क्या लिखा है? कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। तो यस, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, ये सैचुरेटेड कंपाउंड होगा। CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N ये भी सैचुरेटेड कंपाउंड है, ठीक है। अब देखिए अनसैचुरेटेड कंपाउंड कौन से होंगे? विच हैव ओनली मल्टीपल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम्स। जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH CH3, यहां पे कार्बन कार्बन के बीच में मल्टीपल बॉन्ड है, यह अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड OH, ये सैचुरेटेड कंपाउंड है। ये अनसैचुरेटेड हो जाएगा CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N, ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। CH2 डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O NH2, ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 OH, इन सभी में एक बात कॉमन है। क्या कॉमन है? इन सभी में कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड है। अगर कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड है तो उसको हम कहेंगे अनसैचुरेटेड कंपाउंड। नोट कीजिए इसे। अब एक बात समझना जरूरी है यहां पे, अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो उसको हम ओलिफिनिक बॉन्ड कहते हैं। तो यहां पर देखिए, अगर आपसे पूछा जाए ओलिफिनिक बॉन्ड कितने हैं, तो इसमें ओलिफिनिक बॉन्ड है 1। यहां पर देखिए ओलिफिनिक बॉन्ड कितने हैं, डबल बॉन्ड कितने हैं? तो डबल बॉन्ड तो ये भी है, डबल बॉन्ड ये भी है, डबल बॉन्ड तो 2 हैं, लेकिन ओलिफिनिक बॉन्ड केवल वो होंगे जो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन होंगे। तो ओलिफिनिक बॉन्ड तो एक ही है। यहां पर देखिए ट्रिपल बॉन्ड कितने हैं, तो ट्रिपल बॉन्ड 1 और 2 हैं। ट्रिपल बॉन्ड तो 2 हैं, लेकिन उन ट्रिपल में से एसिटिलिनिक बॉन्ड कितने हैं? तो एसिटिलिनिक बॉन्ड केवल कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन होगा, तो एसिटिलिनिक बॉन्ड 1। हर ओलिफिनिक बॉन्ड, ठीक है, हर डबल बॉन्ड ओलिफिनिक नहीं है, केवल जो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है वही ओलिफिनिक बॉन्ड है, जो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन है वही एसिटिलिनिक बॉन्ड है।
यहां पर देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं डबल बॉन्ड कितने हैं तो आप कहेंगे सर डबल बॉन्ड तो 1 और 2 हैं। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि यहां पे ओलिफिनिक बॉन्ड कितने हैं तो ओलिफिनिक बॉन्ड कौन से होंगे? ओलिफिनिक बॉन्ड केवल कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, तो ओलिफिनिक बॉन्ड 1। यहां पर देखिए डबल बॉन्ड भी 1 और ओलिफिनिक बॉन्ड भी 1। इसका मतलब यह हुआ कि हर डबल बॉन्ड ओलिफिनिक बॉन्ड नहीं है, हर ट्रिपल बॉन्ड एसिटिलिनिक बॉन्ड नहीं है। केवल कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन को ओलिफिनिक कहेंगे और केवल कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन को एसिटिलिनिक बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, चलिए नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। अब देखिए होमोसाइक्लिक, साइक्लिक में हमने कहा था साइक्लिक जिनके एंड कनेक्टेड हो, ये भी 2 टाइप के हो सकते हैं। अगर सारे एटम कार्बन है होमोसाइक्लिक, कार्बन के अलावा कोई भी दूसरा एटम आ जाए तो हेट्रोसाइक्लिक। जैसे यहां पे सारे के सारे कार्बन है होमोसाइक्लिक, सारे के सारे रिंग के अंदर कार्बन है होमोसाइक्लिक। ये देखिए यहां पर रिंग से बाहर है OH, रिंग का पार्ट नहीं है, तो ये भी होमोसाइक्लिक कंपाउंड है। यहां पर देखिए ये फिनॉल है, ये भी होमोसाइक्लिक है। अच्छा, होमोसाइक्लिक को ही कार्बोसाइक्लिक भी कहते हैं। होमोसाइक्लिक का एक नाम कार्बोसाइक्लिक भी है, क्योंकि सारे के सारे कार्बन हैं, तो चाहे होमोसाइक्लिक का हो या कार्बोसाइक्लिक एक ही बात है। अब देखो हेट्रोसाइक्लिक क्या है? अगर कार्बन के अलावा कोई भी दूसरा एटम आ जाएगा तो उसको हम कहेंगे ये हेट्रोसाइक्लिक है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है क्योंकि कार्बन के अलावा ऑक्सीजन आ गया। जैसे ये मॉलिक्यूल, यहां पे ऑक्सीजन आ गया, फ्यूरॉन नाम है इस कंपाउंड का, ये हेट्रोसाइक्लिक है। कौन सा हेट्रोएटम है यहां पे? तो ऑक्सीजन हेट्रोएटम है। कितने हेट्रोएटम है? एक ही हेट्रोएटम है। और कुछ एग्जांपल, जैसे ये मॉलिक्यूल है पायरिडीन, ये भी हेट्रोसाइक्लिक है। कितने हेट्रोएटम हैं? एक ही है, नाइट्रोजन। और देख लीजिए CH2 C डबल बॉन्ड O, CH2 C डबल बॉन्ड O और ये O, ये भी हेट्रोसाइक्लिक है। और यहां पर भी हेट्रोएटम एक ही है क्योंकि ये दोनों ऑक्सीजन तो रिंग से बाहर है। और देख लीजिए अब इस मॉलिक्यूल में देखिए 2 एटम हैं जो रिंग के अंदर प्रेजेंट है। ये कंपाउंड भी हेट्रोसाइक्लिक है और यहां पर हेट्रोएटम 2 हो जाएंगे। ये नाइट्रोजन हेट्रोएटम नहीं है क्योंकि वो रिंग से बाहर है। ठीक है, नोट कर लीजिए इन मॉलिक्यूल्स को। चलिए जैसे एक क्वेश्चन देखते हैं, पूछा है कंपाउंडेज। तो यार यहां पर एक ऑक्सीजन लगा हुआ है ना, यहां पर ये एक ऑक्सीजन लगा है, तो ये हेट्रोसाइक्लिक तो हुआ, रिंग भी है, कार्बन के अलावा ऑक्सीजन लगा है तो हेट्रोसाइक्लिक, और साथ में अनसैचुरेटेड भी है, तो ये हेट्रोसाइक्लिक है। ठीक है, हेट्रोसाइक्लिक है। और ये एरोमेटिक नहीं है। एरोमेटिक क्या होते हैं? जिनमें साइक्लिक रेजोनेंस होता है और इलेक्ट्रॉन पेयर, साइक्लिक रेजोनेंस होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं। क्या होता है एरोमेटिक? वो अपन बाद में जब जीओसी पढ़ेंगे वहां पर डिस्कस करेंगे। लेकिन एक बात तो क्लियर है कि ये हेट्रोसाइक्लिक है, सैचुरेटेड नहीं है, तो ये ऑप्शन कट गया। अनसैचुरेटेड होमोसाइक्लिक है नहीं, तो अब 2 बना, एरोमेटिक और एलिसाइक्लिक। अब ये एरोमेटिक नहीं होता, एरोमेटिक क्या होते हैं वो अपन बाद में बाय रूल्स डिफाइन करेंगे। तो ये एरोमेटिक है नहीं, तो करेक्ट ऑप्शन हो गया एलिसाइक्लिक है और ये हेट्रोसाइक्लिक है। एरोमेटिक, जो भी एरोमेटिक नहीं होते ना,
वो सब एलिसाइक्लिक होते हैं। अच्छा, आप कहेंगे सर एरोमेटिक क्या होते हैं, ये तो बताया नहीं। एरोमेटिक पढ़ेंगे, बाकी एरोमेटिक पढ़ने के लिए हमें रेजोनेंस पढ़ना जरूरी है। जब तक हम रेजोनेंस नहीं पढ़ेंगे तब तक एरोमेटिक समझ में नहीं आएगा। इसलिए एक बार हम रेजोनेंस पढ़ लें, फिर मैं आपको एरोमेटिसिटी बताऊंगा। ये क्वेश्चन मैंने जानबूझ के डाला है यहां पे, जिससे आपको यह पता रहे कि यार कुछ टॉपिक ऐसे हो सकते हैं जिनको हम बाद में डिस्कस करें। तो ऐसे क्वेश्चन आप बुक सॉल्व कर रहे होंगे, आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे, फिर आप कहेंगे कि सर ने तो पढ़ाया ही नहीं। पढ़ेंगे, जीओसी आ जाए, जीओसी में एरोमेटिसिटी पढ़ लें, फिर इस टाइप के क्वेश्चन आपको अपने आप आने लगेंगे। तो अभी इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपको मिले तो उनको थोड़े दिन के लिए इग्नोर कर देना, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड? तो यार यहां पर 2 ऑक्सीजन है, रिंग के बाहर है, यहां पर 2 ऑक्सीजन है, रिंग के बाहर है, यहां पर भी 2 ऑक्सीजन रिंग के बाहर है। केवल यही एक मॉलिक्यूल ऐसा है जिसमें रिंग के अंदर 2 हेट्रोएटम प्रेजेंट है, तो यह एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होगा। आ रही है बात समझ में? क्या आप लोग समझ रहे हैं? ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड? तो यार ये तो साइक्लिक है ही नहीं। क्या ये साइक्लिक है? यस, ये साइक्लिक है। क्या रिंग के अंदर ऑक्सीजन या हेट्रोएटम है? नहीं, रिंग के अंदर ऑक्सीजन एटम नहीं है, तो ये तो हेट्रोसाइक्लिक नहीं हो सकता। अब यहां पर देखिए, क्या रिंग के अंदर कार्बन के अलावा कोई एटम है? नहीं है, तो फिर यही एक ऐसा एटम है जिसमें रिंग में कार्बन के अलावा सल्फर भी है, तो ये हो जाएगा हेट्रोसाइक्लिक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द ग्रुप ऑफ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। आप कहेंगे सर आप हमें तो फिनॉल का स्ट्रक्चर नहीं पता, फ्यूरॉन का स्ट्रक्चर क्यों नहीं पता? पता ही नहीं है, कैसे करेंगे? कुछ मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिनका स्ट्रक्चर आपको समय के साथ याद करना है और इसीलिए ये क्वेश्चन दिए गए हैं, जैसे फिनॉल। तो ये है फिनॉल। अब आप बता दीजिए क्या फिनॉल हेट्रोसाइक्लिक है? नहीं, इसमें रिंग में सारे एटम कार्बन है, तो ये तो होमोसाइक्लिक हो गया, होमोसाइक्लिक। फ्यूरॉन का स्ट्रक्चर कैसा बनता है? यहां पे ऑक्सीजन लगा दो, ये हो गया हेट्रोसाइक्लिक। फ्यूरॉन और थायोफिन, ये हो गया फ्यूरॉन, और यहां पे ऑक्सीजन की जगह अगर सल्फर लगा दे तो ये थायोफिन। ये दोनों ही हेट्रोसाइक्लिक हैं। अब देखो थायोफिन का स्ट्रक्चर बना ही दिया है आपको, ये वाला था फिनॉल, यहां पे OH है ना, फिनॉल फ्यूरॉन। तो फ्यूरॉन और थायोफिन, फ्यूरॉन और थायोफिन ये दोनों हेट्रोसाइक्लिक हैं। अब देखो थायोफिन तो हेट्रोसाइक्लिक है, ये देखो फिन कहां पे बना है, ये थायोफिन, यहां पे लिख लो थायोफिन है, ये हेट्रोसाइक्लिक है। फिनॉल ये होमोसाइक्लिक है। यहां फ्यूरॉन ये हेट्रोसाइक्लिक है, एनिलीन ये होमोसाइक्लिक है। एनिलीन कौन सा होता है? ये वाला है एनिलीन, बेंजीन के बाहर NH2। तो केवल दोनों पेयर में हेट्रोसाइक्लिक ये दोनों, फ्यूरॉन और थायोफिन। सो करेक्ट आंसर इज बी। द नंबर ऑफ हेट्रोएटम प्रेजेंट इन द फॉलोइंग गिवन कंपाउंड आर। नंबर ऑफ हेट्रोएटम पूछा है, कितने हेट्रोएटम हैं? तो यार ये हेट्रोसाइक्लिक तो है, तो एक तो नाइट्रोजन है, एक ये नाइट्रोजन और एक रिंग से बाहर है, तो हेट्रोएटम तो केवल 2 होंगे। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन? भैया हाइड्रोकार्बन मतलब सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन होने चाहिए। हाइड्रोकार्बन मतलब कार्बन हाइड्रोजन के अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो यार ये तो अनसैचुरेटेड है ही नहीं, क्योंकि यहां तो डबल बॉन्ड कार्बन ऑक्सीजन के बीच में है ना, और दूसरा ये हाइड्रोकार्बन भी नहीं है। यहां पे क्या ये कंपाउंड अनसैचुरेटेड है? नहीं, ये अनसैचुरेटेड नहीं है, क्योंकि यहां पे कार्बन कार्बन के बीच में तो सिंगल बॉन्ड है, और दूसरा ये हाइड्रोकार्बन भी नहीं था। अच्छा ये हाइड्रोकार्बन तो है, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन ही है, सिर्फ CH2 यहां पे लगा लो, लेकिन ये अनसैचुरेटेड नहीं है, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। ये देखिए यहां पे कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ गया, हाइड्रोकार्बन भी है, अनसैचुरेटेड भी है, तो करेक्ट आंसर डी।
द नंबर ऑफ ओलिफिनिक बॉन्ड इन द गिवन कंपाउंड इज आर। अब देखिए जरा, ओलिफिनिक बॉन्ड कौन से हैं? हर डबल बॉन्ड ओलिफिनिक बॉन्ड नहीं होता, केवल कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन को ही ओलिफिनिक बॉन्ड कहेंगे। तो यहां पे देखो, ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, ये दोनों तो ओलिफिनिक बॉन्ड होंगे। ये केवल डबल बॉन्ड है और ये केवल ट्रिपल बॉन्ड है, तो ओलिफिनिक बॉन्ड केवल दो ही हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ओके, सो यार ये एक क्लासिफिकेशन था जो स्केलेटन पर बेस्ड था। हमारे पास कंपाउंड को क्लासिफाई करने का एक तरीका और है जिसको हम कहते हैं क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फंक्शनल ग्रुप। अब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पर क्लासिफाई करने वाले हैं। तो यार हमने क्या किया, ऐसे कंपाउंड जिनमें सेम फंक्शनल ग्रुप था उनको मॉलिक्यूलर वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया, तो हमें एक सीरीज मिली। उस सीरीज को हम कहते हैं होमोलोगस सीरीज। वो आप कहेंगे सर फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? तो किसी भी मॉलिक्यूल का वो पार्ट जो मॉलिक्यूल की केमिकल प्रॉपर्टीज को डिसाइड करता है उसको हम फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल लेकर के आपको बताता हूं, जैसे CH3OH है, C2H5OH है, C3H7OH है। अब अगर आप इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है। आप कहेंगे सर इनमें कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? देखिए जरा, कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? यस, यहां पर भी OH है, यहां पर भी OH है और इस पर भी OH है। तो सारे मॉलिक्यूल जिनमें OH होगा उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट एक जैसी होती हैं। बाकी फिजिकल प्रॉपर्टीज और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो सकती हैं, क्योंकि जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो इस स्केलेटन पर डिपेंड करती हैं, लेकिन जो केमिकल प्रॉपर्टीज है तो वो फंक्शनल ग्रुप पर डिपेंड करती हैं। तो ये हो जाएगा फंक्शनल ग्रुप। हमने क्या किया, ऐसे सारे कंपाउंड जिनमें OH प्रेजेंट था उनको मॉलिक्यूलर वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया। सबसे पहले सबसे कम, सबसे छोटा एल्कोहल, फिर उससे बड़ा एल्कोहल, फिर उससे बड़ा, फिर इस तरह से अगर एक और कार्बन वाला एल्कोहल अरेंज करें तो ये एक पूरी सीरीज बनेगी। इस सीरीज को कहते हैं होमोलोगस सीरीज। सेम फंक्शन ग्रुप वाले कंपाउंड को मॉलिक्यूलर वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दो, एक सीरीज मिल जाएगी। उस सीरीज को हम कहेंगे होमोलोगस सीरीज। डेफिनेशन देखिए, इफ कंपाउंड हैविंग सेम फंक्शनल ग्रुप आर रिटन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मॉलिक्यूलर वेट वी गेट ए सीरीज विच इज कॉल्ड होमोलोगस सीरीज। मॉलिक्यूलर वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखते जाओ, एक सीरीज मिलेगी, उसको हम कहेंगे होमोलोगस सीरीज। अब कहेंगे सर होमोलोगस सीरीज बनाने का क्या फायदा है? यार बहुत फायदे हैं। पहला फायदा तो यह है कि अगर मुझे CH3OH की केमिकल प्रॉपर्टीज पता चल गई तो फिर वही केमिकल प्रॉपर्टीज दूसरा वाला भी शो करेगा। होमोलोगस सीरीज के सभी मेंबर ऑलमोस्ट एक जैसी केमिकल प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो अगर मुझे मिथाइल एल्कोहल की प्रॉपर्टी पता चल गई ना तो हमें इथाइल एल्कोहल की भी हो जाएगी, ब्यूटाइल एल्कोहल की भी, पेंटाइल, सभी एल्कोहल लगभग उसी टाइप से रिएक्ट करेंगे। ठीक है, अब देखिए होमोलोगस सीरीज में कुछ सिमिलरिटी है और कुछ डिफरेंसेस हैं। ठीक है, तो देखते हैं सिमिलरिटी क्या है, डिफरेंसेस क्या है। ठीक है, अब पहला तो डेफिनेशन हो गया। दूसरी बात, होमोलोगस सीरीज के जितने भी मेंबर हैं, जैसे मैंने अभी ये एल्कोहल की होमोलोगस सीरीज बनाई है, ऐसे ही अगर एल्केन का बनाएं, सबसे छोटा एल्केन CH4, फिर अगला एल्केन कौन सा बनेगा? 2 कार्बन वाला एल्केन, 2 कार्बन होंगे तो हाइड्रोजन 6 हो जाएंगे, 3 कार्बन वाला एल्केन हाइड्रोजन 8 हो जाएंगे, 4 कार्बन वाला एल्केन C4H10। तो इस तरह से अगर सभी एल्केन को मॉलिक्यूलर वेट के अरेंज में इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया जाए तो सीरीज बनी, इसको हम कहेंगे होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज में आपको कुछ सिमिलरिटी मिलेगी, कुछ डिफरेंस मिलेंगे। सिमिलरिटी क्या मिल रही है?
तो आप देख रहे हैं होमोलोगस सीरीज के हर मेंबर में फंक्शनल ग्रुप सेम है, ठीक है। मेंबर्स ऑफ, लिख लीजिए पॉइंट्स, मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज हैव सेम फंक्शनल ग्रुप, सेम फंक्शनल ग्रुप। अब देखिए, अगर इनमें फंक्शनल ग्रुप सेम है तो फंक्शनल ग्रुप सेम होने के कारण इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होंगी। जिन कंपाउंड में सेम फंक्शन ग्रुप होते हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं। तो और देखिए क्या सेम हो जाएगा, हम लिख सकते हैं मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। मोस्ट ऑफ द केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी, सेम होंगी। जैसे देखिए कौन सी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है, आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं बताता हूं कौन सी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है। जैसे अगर हमारे पास CH3OH है, इसकी रिएक्शन HCl और ZnCl2 से करते हैं तो ये बन जाएगा CH3Cl + H2O। अब मैंने आपको एक एल्कोहल की रिएक्शन बताई है, तो बाकी कोई सा भी एल्कोहल होगा, जैसे मैंने कहा कि यार C2H5OH है, अब इसकी रिएक्शन HCl और ZnCl2 से करा दो, क्या बनेगा? तो आप क्या कहोगे कि सर OH हटाओ Cl लगाओ, C2H5Cl, ये हो गया। और देखिए जो होमोलोगस सीरीज के मेंबर हैं उनको सेम मेथड से बनाया जा सकता है, तो हम कह सकते हैं होमोलोगस सीरीज के मेंबर्स की मेथड ऑफ प्रिपरेशन सेम होगी। तो नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन आर ऑलमोस्ट सेम। जैसे अगर मुझे CH3OH बनाना है, CH3Cl की रिएक्शन अगर हम KOH से करते हैं तो क्या होगा, यहां पे CH3 पे पॉजिटिव है, Cl पे निगेटिव, K पॉजिटिव OH निगेटिव, तो OH निगेटिव को CH3 पॉजिटिव से जोड़ दो, ये बन गया CH3OH और साथ में KCl। अब मैंने एक दूसरा कंपाउंड लिया कि यार ये मॉलिक्यूल लिया और बोला इसकी रिएक्शन KOH से कराओ, KOH भी कैसा, एक्वस KOH जो कि वाटर में डिसॉल्व है, जिससे कि वो K पॉजिटिव OH निगेटिव बना सके। तो अब बताओ, मैंने आपको एक रिएक्शन बता दी। होमोलोगस सीरीज पढ़ने का फायदा क्या है कि अगर आपको ये रिएक्शन पता है तो ये रिएक्शन भी पता है। क्या करेंगे, आप कहेंगे सर बिल्कुल सिंपल है, जैसे यहां पे Cl हटा के OH लगा दिया था, यहां पर भी Cl हटा के OH लगा दो, ये बन गया। तो ऑलमोस्ट केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर होंगी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, जो होमोलोगस सीरीज के मेंबर्स हैं, सिमिलरिटी क्या है, फंक्शनल ग्रुप सेम है, ठीक है। ये वाली स्लाइड नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। अब देखिए, फंक्शनल ग्रुप सेम है, जिसके कारण मेथड ऑफ प्रिपरेशन और केमिकल प्रॉपर्टी सेम होंगी। लेकिन अगर आप कंटिन्यूअस मेंबर्स को देखेंगे, जैसे यहां पे देखिए, अगर हम कंटिन्यूअस मेंबर को देखें तो ये दोनों कंटिन्यूअस मेंबर हैं, इनमें कितने का डिफरेंस है, तो एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन, CH2 का डिफरेंस है, यहां पर भी CH2 का डिफरेंस है। मतलब अगर आप बस CH2 ऐड करते जाएं तो आपको नेक्स्ट हायर होमोलॉग मिलता चला जाएगा। तो हम यहां पे एक पॉइंट लिख सकते हैं, होमोलॉग्स हैव डिफरेंस ऑफ CH2 यूनिट और 14 AMU मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट में 14 एटॉमिक मास यूनिट का डिफरेंस है। अगर आप 14 ऐड करते जाएंगे तो नेक्स्ट हायर होमोलॉग मिलता चला जाएगा। अच्छा, ये जो होमोलॉगस सीरीज के जो मेंबर्स है ना,
उनको एक दूसरे का होमोलॉग कहते हैं। ये पॉइंट भी लिख लीजिएगा। मेंबर्स ऑफ होमोलॉगस सीरीज आर कॉल्ड होमोलॉग। होमोलॉगस सीरीज के जो डिफरेंट मेंबर हैं उनको हम कहते हैं एक दूसरे के होमोलॉग हैं। जैसे आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए CH4 और C2H6 में क्या रिलेशन है, ये एक दूसरे के क्या हैं, तो आप कहेंगे कि सर इनमें CH2 का डिफरेंस है, तो ये होमोलॉग है। अच्छा, CH2 या CH2 के मल्टीपल का भी डिफरेंस हो तो भी होमोलॉग हो, जैसे C2H6 और C4H10 ये भी होमोलॉग हैं। CH3OH और C2H5OH भी होमोलॉग हैं, CH3OH और C4H8OH भी होमोलॉग हैं। तो या तो CH2 का डिफरेंस हो या CH2 के किसी मल्टीपल का डिफरेंस हो तो भी हम इनको होमोलॉग कहते हैं। अब देखिए होमोलॉगस सीरीज के जो डिफरेंट मेंबर हैं उनमें CH2 का डिफरेंस है, मॉलिक्यूलर वेट में डिफरेंस आ रहा है, और मॉलिक्यूलर वेट में डिफरेंस आने के कारण जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो चेंज हो जाएंगी, बिकॉज फिजिकल प्रॉपर्टीज मॉलिक्यूलर वेट पर डिपेंड करती हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट हम लिख सकते हैं होमोलॉगस सीरीज के जो डिफरेंट मेंबर्स हैं उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी। तो हम लिख सकते हैं होमोलॉग्स हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी। तो कुछ सिमिलरिटी है, कुछ डिफरेंसेस हैं। सिमिलरिटी क्या है? फंक्शनल ग्रुप की। सिमिलरिटी क्या है? मेथड ऑफ प्रिपरेशन। सिमिलरिटी क्या है? केमिकल प्रॉपर्टीज। डिफरेंस क्या है? CH2 यूनिट का। मॉलिक्यूलर वेट का डिफरेंस है 14 mu का, और उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंस होगा। जैसे कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टीज? जैसे अगर आप इनका बॉइलिंग पॉइंट देखेंगे, मेल्टिंग पॉइंट देखेंगे, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, तो इनमें कंटिन्यूअस चेंज होता जाएगा। ठीक है, नोट कीजिए इसे, फिर आगे चलते हूं। अब देखिए, जो एक ही होमोलॉगस सीरीज के डिफरेंट मेंबर होते हैं उनका जनरल फार्मूला सेम होता है। जैसे जितने भी एल्केन हैं उनका सभी का जनरल फार्मूला CnH2n+2 होगा। जैसे जो सबसे छोटा मेंबर है CH4, इसको हम कहेंगे फर्स्ट होमोलॉग। CH2 ऐड कर दीजिए, C2H6, ये सेकेंड होमोलॉग। ये फर्स्ट होमोलॉग, फर्स्ट मेंबर, ये इसको हम कहेंगे ये फर्स्ट होमोलॉग है, ये सेकेंड होमोलॉग हो जाएगा। इसी तरह से CH2 ऐड करते जाइए, नेक्स्ट हायर होमोलॉग मिलता जाएगा। अब देखिए एल्कीन। अब एल्कीन बनता कैसे है? तो ये है एल्केन, है ना। अगर आप इससे 2 हाइड्रोजन कम कर दें, तो जब आप 2 हाइड्रोजन कम कर देंगे तो ये बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये बन गया एल्कीन। एल्केन से 2 हाइड्रोजन कम करने पर जो बनता है वो है एल्कीन। अब एल्केन का जनरल फार्मूला क्या था? CnH2n+2। इसमें से आपने क्या किया? 2 हाइड्रोजन कम कर दिए। पहले हाइड्रोजन कितने थे? 2n+2। 2n+2 से 2 हाइड्रोजन कम कर दिए तो CnH2n+2 +2 -2 तो CnH2n। तो एल्कीन का जनरल फार्मूला हो जाएगा CnH2n। जैसे सबसे छोटा एल्कीन C2H4 हो जाएगा, सबसे छोटा एल्कीन C2H4, जितने कार्बन 2 टाइम्स हाइड्रोजन, फिर अगला C3H6, फिर अगला C4H8, ये हो जाएगा फर्स्ट मेंबर, सेकेंड, थर्ड, ऐसे ही CH2 ऐड करते जाइए तो नेक्स्ट हायर होमोलॉग मिलता जाएगा। नोट कीजिए। अब देखिए एल्काइन। अच्छा, एल्काइन क्या होता है? तो आप सभी को पता है, एल्केन पता है। अगर एल्केन में से, ये है एल्केन, अगर आप इसमें से 4 हाइड्रोजन एटम कम कर दीजिए, ठीक है, तो ये क्या बच जाएगा? CH
ट्रिपल बॉन्ड CH, ये हमें मिल गया एल्काइन। अब देखो एल्केन का जनरल फार्मूला क्या था, CnH2n+2। इससे आपने क्या किया, 4 हाइड्रोजन कम कर दिया। तो पहले हाइड्रोजन कितने थे, 2n+2, 4 कम कर दिए, 2n+2 -4, +2 -4 ये आ गया -2, इसलिए एल्काइन का जनरल फार्मूला हो जाएगा CnH2n -2। जैसे सबसे छोटा एल्काइन C2H2, अगला हो जाएगा C3H4, अगला C3H4, फिर C4H6। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बताओ 5 कार्बन का या 10 कार्बन का एल्काइन है, उसमें हाइड्रोजन कितने होंगे, तो 10 कार्बन है। अब देख लो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 2 टाइम्स -2, तो 10 का 2 टाइम्स कितना हो जाएगा, तो 10 का 2 टाइम्स 20 -2, तो C10H18 ये एक एल्काइन होगा। ऐसे कोई भी कंपाउंड आपको दे दिया जाए, पूछा जाए कि बताओ ये कंपाउंड एल्केन, एल्कीन, एल्काइन में क्या है, तो आप उसका जनरल फार्मूला देखिए और जनरल फार्मूला से आपको आइडेंटिफाई कर पाएंगे आप कि उस कंपाउंड में क्या प्रेजेंट था, एल्केन था, एल्कीन था या एल्काइन था। अब देखिए एल्काइल हैलाइड बनते कैसे हैं, बिल्कुल सिंपल है। CH4 है, इससे एक हाइड्रोजन हटा दीजिए, एल्केन से अगर एक हाइड्रोजन हटा दें और एक हैलोजन जोड़ दें, एक हैलोजन जोड़ दिया, जैसे क्लोरीन जोड़ दिया, तो ये बन गया एल्काइल हैलाइड, है ना। अब देखो यहां पे हैलोजन आप क्लोरीन ले सकते हैं या कोई सा भी हैलोजन लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने क्या किया है, CnH2n+2 था, उसमें से एक हाइड्रोजन कम किया, एक हैलोजन जोड़ दिया, तो इसका जनरल फार्मूला क्या बन गया, CnH2n+2 था, एक हाइड्रोजन कम हुआ, 2n+1 और एक हैलोजन, ये बन गया मोनोहैलाइड। अब देखिए नेक्स्ट है एल्कोहल, ठीक है। अच्छा, सबसे छोटा एल्काइल हैलाइड कौन सा हो जाएगा, CH3X, फिर C2H5X, CH2 करते जाओ, C3H7X, इस तरह से ये फर्स्ट मेंबर, ये सेकंड, ये थर्ड मेंबर। अब देखो एल्कोहल कैसे बनते हैं, तो अगर हमारे पास एल्केन है, CH4 एल्केन है, आप एल्केन में से एक हाइड्रोजन कम कर दीजिए और एक OH ऐड कर दीजिए, एक हाइड्रोजन कम कर दें और एक OH ऐड कर दें, तो ये बन गया एल्कोहल। सबसे छोटा एल्कोहल 1 कार्बन का होगा। अब देखो इसका जनरल फार्मूला क्या होगा, एल्केन का था CnH2n+2, आपने क्या किया, एक हाइड्रोजन कम किया और एक OH ऐड कर दिया, तो एक हाइड्रोजन कम किया था, एक OH जोड़ दिया, तो हाइड्रोजन के नंबर में ओवरऑल कोई चेंज नहीं आया, हाइड्रोजन तो उतना ही रहा, CnH2n+2, बस एक ऑक्सीजन जुड़ गया। तो अगर कोई भी कंपाउंड CnH2n+2O को फॉलो करता है, मतलब वो एल्कोहल हो सकता है। सबसे छोटा एल्कोहल CH3OH, C2H5OH, फिर C3H7OH, बस जोड़ते जाइए CH2, नेक्स्ट हायर होमोलॉग मिलता चला जाएगा। नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए ईथर। अब एल्कोहल और ईथर दोनों का जनरल फार्मूला सेम है। ईथर का भी जनरल फार्मूला CnH2n+2O ही है, और जिन कंपाउंड्स का जनरल फार्मूला सेम है लेकिन फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है, इसका फंक्शन ग्रुप ROR होता है, एल्कोहल में ROH होता है, तो जिनका जनरल फार्मूला सेम है लेकिन फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है, उनको हम फंक्शनल आइसोमर कहते हैं। इसलिए एल्कोहल और ईथर आपस में फंक्शनल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। ध्यान रखिएगा ये बात, जिनका भी जनरल फार्मूला सेम होगा और फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है, वो फंक्शनल आइसोमेरिज्म शो कर सकते हैं। अब ईथर 4 टाइप के होते हैं। एक है सिंपल ईथर। देखिए सिंपल ईथर क्या है, अगर दोनों एल्काइल रेडिकल सेम है तो उसको हम कहेंगे सिंपल ईथर, जैसे ROR, सिंपल ईथर जिसमें दोनों एल्काइल रेडिकल सेम हो, जैसे CH3
OCH3, दोनों रेडिकल सेम है, सिंपल ईथर। C2H5 OC2H5, ये सिंपल ईथर हो गया। अच्छा, मिक्स्ड ईथर क्या होंगे? तो जिनमें दोनों एल्काइल रेडिकल डिफरेंट हो, जैसे ROR डैश सेम नहीं होने चाहिए, जैसे CH3O C2H5, ये जैसे C2H5O C3H7, ये सिंपल ईथर हो, ये मिक्स्ड ईथर हो गए। दोनों एल्काइल रेडिकल सेम है, सिंपल ईथर। दोनों एल्काइल रेडिकल डिफरेंट हैं, मिक्स्ड ईथर। अब देखिए, कुछ ईथर हैं जिनको हम मिथाइल ईथर कहते हैं। कौन से होते हैं मिथाइल ईथर? जिनमें दोनों में से एक एल्काइल ग्रुप मिथाइल हो, उसको हम मिथाइल ईथर कहेंगे। जैसे CH3O CH3, जैसे C2H5O CH3, जैसे C3H7O CH3, ये मिथाइल ईथर हो जाएगा। अच्छा, इथाइल ईथर क्या होते हैं? जिनमें दोनों में से एक रेडिकल इथाइल हो, ठीक। जैसे सबसे छोटा इथाइल ईथर 3 कार्बन का बनेगा, C2H5O CH3। और देखो C2H5O C2H5 या C2H5O C3H7, कोई भी ऐसा ईथर जिसमें दोनों में से एक रेडिकल इथाइल हो, उसको हम कहेंगे कि ये इथाइल ईथर है। ठीक है, नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। अब देखिए एल्डिहाइड क्या होते हैं। एल्डिहाइड, अगर हमारे पास एल्केन है, यार ये एल्केन है, अगर इसमें से 2 हाइड्रोजन कम कर दें और एक ऑक्सीजन ऐड कर दें, तो जो कंपाउंड बनेगा वो एल्डिहाइड होगा। ये अब इसका जनरल फॉर्मूला क्या है? CnH2n+2। इसमें से 2 हाइड्रोजन कम किए और एक ऑक्सीजन जोड़ दिया, तो ये CnH2n, और एक ऑक्सीजन जोड़ दिया तो CnH2nO हो गया। अब एक बात समझिएगा, चाहे वो एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, दोनों का जनरल फॉर्मूला सेम है। बस एल्डिहाइड में CHO ग्रुप होता है और कीटोन में RC⸻OR, दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप लगा होना चाहिए। अब ये कीटोन जो हैं, ये भी ईथर की तरह 4 कैटेगरी में डिवाइड होते हैं। पहला होगा सिंपल कीटोन। क्या होगा सिंपल कीटोन? अगर दोनों तरफ एल्काइल रेडिकल सेम है तो उसको हम सिंपल कीटोन कहेंगे। जैसे CH3COCH3, जैसे C2H5COC2H5, जैसे C3H7COC3H7, ये सभी क्या हो जाएंगे? ये सिंपल कीटोन हो जाएंगे। फिर आता है मिक्स कीटोन। क्या होंगे? तो जिसमें दोनों एल्काइल रेडिकल डिफरेंट हो, RCOR डैश, दोनों डिफरेंट हो, सेम नहीं होने चाहिए, CH3COCH3। अब एक बात समझिएगा, सबसे छोटा एल्डिहाइड तो 1 कार्बन से बन जाएगा, लेकिन सबसे छोटा कीटोन बनाने के लिए मिनिमम 3 कार्बन तो चाहिए ही। 3 कार्बन से कम में कीटोन पॉसिबल नहीं होगा। यहां पे देखिए, ये सिंपल कीटोन। मिक्स कीटोन करना है तो दोनों एल्काइल रेडिकल डिफरेंट कर दीजिए, CH3CO C2H5 या C2H5CO C3H7, ये। फिर आता है मिथाइल कीटोन, तो दोनों में से कोई एक ग्रुप मिथाइल हो, तो ये हो गया मिथाइल कीटोन। जैसे CH3COCH3, ये मिथाइल कीटोन है। जैसे C2H5COCH3, ये मिथाइल कीटोन है। इथाइल कीटोन क्या होगा? दोनों में से कोई भी एक एल्काइल ग्रुप अगर इथाइल है तो ये इथाइल कीटोन हो जाएगा, RCOC2H5। जैसे CH3C⸻O C2H5, ये इथाइल कीटोन है। जैसे C3
H7CO C2H5 ये भी इथाइल कीटोन है। दोनों में से अगर एक एल्काइल रेडिकल इथाइल है तो उसको हम कहेंगे कि ये इथाइल कीटोन है। नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए एसिड। अच्छा, एसिड क्या है? तो यार अगर हमारे पास एल्केन है ना, इसका जनरल फार्मूला क्या था? इसका जनरल फार्मूला चाहे एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, दोनों का जनरल फार्मूला CnH2nO होगा। अब देखिए एसिड कैसे बनते हैं। तो यार ये है एल्केन, 2 हाइड्रोजन कम किया, 2 ऑक्सीजन लगा दिया, ये मिल गया HCOOH, ये हो गया एसिड। अब देखो एल्केन का जनरल फार्मूला था CnH2n+2, इसमें से 2 हाइड्रोजन कम किया और 2 ऑक्सीजन लगाया, तो CnH2n और 2 ऑक्सीजन ऐड हुआ है तो ये O2, तो CnH2nO2 ये हो जाएगा एसिड का जनरल फार्मूला। अब देखो जैसे सबसे छोटा एसिड HCOOH, अगला हो गया CH3COOH, बस ऐसे CH2 ऐड करते जाओ, C2H5COOH, ये बनता जाएगा। अब देखिए जैसे एल्कोहल ईथर का जनरल फार्मूला सेम है, एल्डिहाइड कीटोन का जनरल फार्मूला सेम है, ऐसे ही एसिड और एस्टर का जनरल फार्मूला सेम है। एसिड का भी जनरल फार्मूला CnH2nO2, एस्टर का भी CnH2nO2। जो सबसे छोटा एस्टर बनेगा वो सबसे छोटे एसिड और सबसे छोटे एल्कोहल से बनेगा। अगर एसिड और एल्कोहल से, एसिड से OH और एल्कोहल से H निकाल दें तो ये बनता है एसिड। तो जो सबसे एस्टर, तो जो सबसे छोटा एस्टर है वो HCOOCH3 है। फिर अगर एक और बढ़ा दिया जाए तो ये CH3COOCH3, ये नेक्स्ट हायर होमोलॉग बन जाएगा। अब देखिए अमीन। अमीन क्या होते हैं? तो अगर एल्केन है हमारे पास, ये एल्केन है, अगर इससे एक हाइड्रोजन हटाएं और एक NH2 जोड़े तो जो कंपाउंड बनेगा वो होगा अमीन। यहां पे H, यहां पे NH2, ठीक है। अब देखो ये था CnH2n+2, इसमें से एक हाइड्रोजन कम किया और NH2 ऐड किया, तो देखो एक हाइड्रोजन कम किया और 2 जोड़े, मतलब ओवरऑल 1 बढ़ा, और साथ में एक नाइट्रोजन भी ऐड हुआ है, तो इसका जनरल फार्मूला क्या हो जाएगा? CnH2n+2, एक जुड़ा तो 2n+3 और n, ये बन गया। अब देखिए सबसे छोटा जो अमीन है वो हो जाएगा ये CH3CH2NH2, ये होगा 1 डिग्री अमीन। बताया था ना कि अगर नाइट्रोजन से एक कार्बन लगा हो तो 1 डिग्री अमीन। अब देखो अगर नाइट्रोजन से 2 कार्बन लगा दें तो ये 2 डिग्री अमीन, तो ये सबसे छोटा 2 डिग्री अमीन हुआ। अच्छा 1 डिग्री अमीन में एक CH2 और लगा दें तो ये CH3 CH2 NH2, ये भी 1 डिग्री अमीन है। और अगला एक और कार्बन लगा दो तो नेक्स्ट हायर होमोलॉग मिल जाएगा। और अगर नाइट्रोजन से 3 CH3 लगा दें तो ये बन जाएगा 3 डिग्री अमीन। अब यहां पे एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है और वो ये है, ध्यान सुनिएगा, कि 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अमीन ये डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होते हैं, ये इसका हायर होमोलॉग नहीं है। आप कहेंगे सर इसमें और इसमें CH2 का ही तो डिफरेंस है। नहीं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि होमोलॉग में फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए। ये 1 डिग्री अमीन है, ये अलग केमिकल रिएक्शन शो करता है। ये 2 डिग्री अमीन है, इसकी केमिकल रिएक्शन अलग होती है। ये दोनों डिफरेंट फंक्शन ग्रुप हैं, ये दोनों एक दूसरे का होमोलॉग नहीं है। 1 डिग्री अमीन का हायर होमोलॉग 1 डिग्री अमीन होना चाहिए, 2 डिग्री अमीन का हायर होमोलॉग 2 डिग्री अमीन होना चाहिए, ठीक है। तो इसका हायर होमोलॉग ये तो है,
पर ये दोनों होमोलॉग नहीं है, इनमें फंक्शन ग्रुप ही डिफरेंट है। आ रही है बात समझ में? चलें आगे, नोट कीजिए इसको, फिर आगे चलते हैं। यहां पे आप नोट बना के एक पॉइंट जरूर लिख लीजिए। 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमीन आर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, आर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। और इसीलिए 1 डिग्री और 2 डिग्री 3 डिग्री अमीन जो है ना, ये आइसोमर होते हैं, जिनका जनरल फार्मूला तीनों का सेम है बट फंक्शन ग्रुप डिफरेंट है, आइसोमर है। एसिड और एस्टर ये भी आइसोमर होते हैं, इनमें जनरल फार्मूला सेम है लेकिन फंक्शन ग्रुप डिफरेंट होता है। ठीक है, लिखिए इसे। तो चलिए, जो टॉपिक्स अभी तक पढ़े हैं इन्हीं टॉपिक्स पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं। ठीक है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फर्स्ट मेंबर ऑफ एस्टर होमोलॉगस सीरीज। तो यार सबसे छोटा एस्टर बनाना है। एस्टर कैसे बनता है, मैंने आपको बताया था कि एक एसिड ले लो, सबसे छोटा एसिड और सबसे छोटा एल्कोहल, सबसे छोटा एसिड सबसे छोटा एल्कोहल, इससे वाटर निकाल दो, वाटर निकला तो जो कंपाउंड बना वो एस्टर बना, तो ये HC डबल बॉन्ड O CH3, मिथाइल अल्कोहल, ये मिथाइल अल्कोहल और ये फॉर्मिक एसिड। सबसे छोटे एसिड और सबसे छोटे अल्कोहल से जो बना है वो एस्टर है, HC डबल O CH3। ये है मिथाइल, यहां पे ये है मिथाइल और ये एक कार्बन का है, एक कार्बन वाले को कहते हैं मेथेनोएट, ये एक कार्बन वाले को मेथेनोएट, तो ये मिथाइल मेथेनोएट है। करेक्ट आंसर हो गया सी। नेक्स्ट देखिए, द जनरल फार्मूला CnH2nO2 कुड बी ओपन चेन। तो CnH2nO2 देखिए जरा, CnH2nO2 ये किसके लिए है, तो मैंने आपको बताया था, देखो ध्यान सुनना, CnH2n प्लस 2O, ध्यान से देखना जरा, अगर CnH2n प्लस 2O है, Cn प्लस H2n प्लस 2O, ये है अल्कोहल और ईथर का। अगर CnH2nO है तो ये है एल्डिहाइड और कीटोन का, और CnH2nO2 ये है एसिड का और एस्टर का। देखिए कोई ऑप्शन मैच कर रहा है क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड, यस करेक्ट आंसर बी। नेक्स्ट देखिए, द थर्ड मेंबर ऑफ होमोलॉगस सीरीज ऑफ एलिफेटिक एल्डिहाइड हैज द स्ट्रक्चर। तो थर्ड मेंबर एलिफेटिक एल्डिहाइड, एल्डिहाइड सबसे छोटा एल्डिहाइड होता है फॉर्मेल्डिहाइड, तो ये जो सबसे छोटा बना ये फर्स्ट मेंबर है। इसमें CH2 ऐड कर दीजिए, तो ये मिल गया CH3CHO, ये मिल गया सेकंड मेंबर। इसमें एक और CH2 ऐड कर दीजिए, तो CH3CH2CHO, ये मिल गया थर्ड मेंबर। तो बस ऐसे ही CH2 ऐड करते जाएंगे, नेक्स्ट हायर होमोलॉग मिलता चला जाएगा। तो थर्ड मेंबर कौन सा हो जाएगा, CH3CH2CHO। कोई ऑप्शन मैच कर रहा है, यस करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट देखिए, द सिंपलेस्ट टर्सरी अमीन हैज। अब यार टर्सरी अमीन क्या होते हैं, याद करो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि टर्सरी अमीन वो हैं जिससे 3 कार्बन जुड़े हों। तो सबसे छोटा, सिंपलेस्ट का मतलब है सबसे छोटा, तो सबसे छोटा अगर टर्सरी अमीन बनाना है तो उसमें भी 3 कार्बन तो चाहिए। 3 कार्बन से कम में आप टर्सरी अमीन बना ही नहीं सकते। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मिनिमम कितने कार्बन चाहिए, 3 कार्बन, करेक्ट आंसर बी। द हायर होमोलॉग ऑफ डाई मिथाइल अमीन। तो देखो डाई मिथाइल अमीन CH3NH अब देखो जरा, अगर ये डाई मिथाइल अमीन देखें तो नाइट्रोजन से 2 कार्बन लगे हैं, तो ये 2 डिग्री अमीन है। तो 2 डिग्री अमीन का हायर होमोलॉग 2 डिग्री अमीन ही होना चाहिए।
ठीक है, तो CH2 का डिफरेंस तो हो ही, साथ में फंक्शनल ग्रुप भी 2 डिग्री अमीन होना चाहिए। तो अब इसमें अगर CH2 का डिफरेंस कर दें तो CH3 CH2 NH CH3 ये हो जाएगा 2 डिग्री अमीन भी है और CH2 का डिफरेंस भी है, तो ये इसका हायर होमोलॉग हो जाएगा। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा C। बाकी यहां पर भी CH2 का डिफरेंस था बट ये 3 डिग्री अमीन है, यहां पर भी CH2 का डिफरेंस था बट ये 1 डिग्री अमीन है, ये 1 डिग्री अमीन है, और जबकि 2 डिग्री अमीन का हायर होमोलॉग 2 डिग्री अमीन ही होना चाहिए। द थर्ड मेंबर ऑफ फैमिली ऑफ एल्काडाइईन हैज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब यार एल्काडाइईन बोला है तो अब मतलब ये है एक डबल बॉन्ड एल्काडाइईन है ना, तो अब देखो 2 कार्बन में मिनिमम 3 कार्बन तो होना ही चाहिए एल्काडाइईन के लिए, है ना। डाइईन मतलब 2 डबल बॉन्ड, तो अगर आपको 2 डबल बॉन्ड चाहिए तो मिनिमम 3 कार्बन तो चाहिए ही, 3 कार्बन से कम में 2 डबल बॉन्ड पॉसिबल ही नहीं है। तो जो सबसे छोटा एल्काडाइईन होगा उसमें 3 कार्बन होंगे और 4 हाइड्रोजन होंगे, तो ये हो जाएगा फर्स्ट मेंबर। तो क्या बोला? थर्ड मेंबर। तो सेकेंड मेंबर कैसे बनाएंगे आप? CH2 ऐड कर दीजिए, जब CH2 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा C4 और H कितने हो जाएंगे? C4H6, ये हो जाएगा सेकेंड मेंबर। थर्ड मेंबर फिर CH2 ऐड कर दीजिए C5H8, ये हो जाएगा थर्ड मेंबर। है कोई ऑप्शन मैच कर रहा है क्या? यस, करेक्ट आंसर इज बी। विच ऑफ द फॉलोइंग होमोलोगस सीरीज हैज इनकरेक्ट जनरल फार्मूला? तो देखो एल्काइन CnH2n-2 बिल्कुल सही है, एल्कोहल CnH2n+2O बिल्कुल सही है, एल्केनल ये होते हैं एल्डिहाइड, एल्डिहाइड को एल्केनल भी कहते हैं, ठीक है। अब जो एल्डिहाइड का जनरल फार्मूला होता है वो CnH2nO होता है, ना कि 2n+1O। तो यही वाला है जो गलत है, ये वाला गलत था, ये गलत था और हमें गलत आइडेंटिफाई करना था, तो करेक्ट आंसर सी। ये देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड CnH2nO2 ये सही है, सो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। सो थैंक यू वेरी मच, इट्स ऑल अबाउट, आज के लिए इतना ही। बाकी बातें नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास से हम IUPAC नॉमेनक्लेचर स्टार्ट करेंगे। मैंने आपको 2 क्लास जो ली है ना, इनमें बेसिक्स डिस्कस किए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास से हम प्रॉपर IUPAC नॉमेनक्लेचर स्टार्ट करेंगे। अभी तो हमने वो चीजें पढ़ी हैं जो नॉमेनक्लेचर और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने के लिए जरूरी थी, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।